हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में, जो कि चैप्टर 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 टू 147 में दिया गया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंडेमनिटी एंड गारंटी। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सेक्शन 124 से सेक्शन 147 को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है और वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। उसके आगे स्लाइड नंबर दिए हैं ताकि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक सीखना हो तो आप सीधे उस स्लाइड पर जा सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में कुछ बताऊं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू किए हैं, उस पर मेरे कमेंट्स दिए हैं और उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडेमनिटी क्लॉज होता है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कभी भी इंडेमनिटी क्लॉज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एज पर सेक्शन 124, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save other from loss caused to him by conduct of promisor himself or the conduct of any other person is called as contract of indemnity. One party, that is promisor, who is also called as indemnifier, वो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि इन केस अगर आपको कोई लॉस हुआ मेरी वजह से या थर्ड पर्सन की वजह से, तो मैं आपको इंडेमनीफाई करूँगा, मैं आपको कंपनसेट करूँगा। तो इसमें जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है उसको बोलेंगे इंडेमनीफायर, और जिस पार्टी को वो पार्टी प्रॉमिस कर रही है उसको बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन होगा? इंडेमनिटी होल्डर। तो बेयर एक्ट में एक एग्जांपल दिया है दैट ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी मे टेक अगेंस्ट बी। मतलब यहाँ पे ए जो है वो इंडेमनीफायर है जो बी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपके ऊपर सी ने कोई सूट फाइल किया तो मैं आपको कंपनसेट करूँगा। तो डेफिनेशन के ऊपर से हमको क्या एसेंशियल्स समझ में आते हैं? हमको ये समझ में आता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज़ अ प्रॉमिस बाय वन पर्सन टू अनदर। और प्रॉमिस किस चीज़ के लिए? प्रॉमिस इज टू सेव दैट अदर प्रायोरिटी फ्रॉम लॉस विच ही मे इनकर। और वो लॉस किस वजह से इनकर हो सकता है? बिकॉज ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बिकॉज ऑफ एनी अदर पर्सन। सो दीज आर द थ्री इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। थोड़ा अभी हम हमारा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जो यूजुअली कंपनीज़ के बीच होता है। तो यहाँ पर ए जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो मशीन्स को रिपेयर करता है, और बी जो है वो ओनर ऑफ अ फैक्ट्री है। तो ए और बी दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि ए जो है वो बी की एक मशीन रिपेयर करके देगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो उसमें वो लोग इंडेमनिटी क्लॉज डालते हैं। सो इंडेमनिटी क्लॉज क्या बोलता है कि जब मैं आपका मशीन रिपेयर करूँगा उस समय अगर मेरी गलती की वजह से या थर्ड पार्टी की गलती की वजह से अगर आपके मशीन को या फिर आपके फैक्ट्री में कोई भी नुकसान होता है, कोई भी लॉस होता है, तो मैं आपको वो कंपनसेट करके दूंगा। तो अभी यहाँ पर ए प्रॉमिस कर रहा है, तो ए कौन हुआ? इंडेमनीफायर। बी को प्रॉमिस मिल रहा है, तो बी कौन हुआ? इज अ इंडेमनिटी होल्डर। जो काम बी ने ए को दिया था वो काम ए जो है वो सी को सब कॉन्ट्रैक्ट करता है। रियल लाइफ में जनरली ऐसे ही होता है कि जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है वो किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अभी सी जो है वो मशीन रिपेयर करने बी के फैक्ट्री में चला गया। अभी मशीन रिपेयर करते करते उसने कोई मशीन में फ्यूल लगने वाला था, वो फ्यूल उसने मिस हैंडल किया जिसकी वजह से मशीन में आग लग गई। और जैसे ही आग लगी वैसे बी जो ओनर था उसके दो एम्प्लॉय थे वो इंजोर हुए। उन बी के एम्प्लॉयज़ ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया। यहाँ पर इंडेमनिटी क्लॉज का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कि बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी क्लॉज था तो बी को जो भी कंपनसेशन उसके इंजर्ड एम्प्लॉयज़ को देना पड़ा था या पड़ेगा, वो कंपनसेशन बी ए के पास से रिकवर कर सकता है। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा है प्रीवियस स्लाइड में, उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आप
इस स्लाइड पर जो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर दिए गए हैं उसको लिंक करते जाइए। सो एज पर सेक्शन 125 फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। मतलब जब कोई किसी इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर केस फाइल करेगा तो उसके पास क्या राइट्स है। तो पहला राइट है कि इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमिस्ड इंडेमनीफाई अप्लाइज। अगर हम लास्ट एग्जांपल की बात करें तो वहाँ पे जो बी के एम्प्लॉय इंजर हुए थे, जो उन्होंने बी के ऊपर केस फाइल किया था, एंड इफ़ बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट if B has to pay something as a compensation to those employees, injured employees, then B can claim all those damages from A. That is the first right he has. Second right, all the cost which he may be compelled to pay in any such suit. मतलब अगर वो सूट डिफेंड करने के लिए बी को कुछ कॉस्ट इनकर हुआ होगा, कोर्ट फीस होता है, आपका मेरा वकीलों का फीस होता है, बी ए से क्लेम कर सकता है। और थर्ड, all sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit। मतलब अगर बी ने जो इंजर्ड एम्प्लॉय है उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, ए से रिकवर कर सकता है। तो टू रिवाइज हम क्या बोलेंगे कि वो तीन चीज़ें इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से ले सकता है। कौन सी तीन चीज़ें? फर्स्ट, डैमेजेस विच ही हैज़ पेड, द कॉस्ट विच ही हैज़ इनकर्ड इन फाइटिंग दैट सूट, एंड एनी सम विच ही हैज़ पेड इन कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम लोग उसका कंसेप्ट समझे उसके पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें लोन चाहिए होता है तो वी गो टू बैंक। बैंकर हमको क्या बोलता है कि आपका क्रेडिट स्टैंडिंग नहीं है, तो बैंक बोलता है कि आप किसी को एज अ गारंटर लाओ जिसका क्रेडिट स्टैंडिंग है, और बैंक उनके क्रेडिट वर्दीनेस के बेस पर आपको लोन देता है। तो इस केस में जो पर्सन लोन दे रहा है वो हुआ क्रेडिटर, जो पर्सन लोन ले रहा है द प्रिंसिपल डेटर, और जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसको बोलते हैं श्योरिटी या फिर गारंटर। तो अभी हम सेक्शन पढ़ते हैं। तो एज पर सेक्शन 126 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। मतलब अभी हमारे लोन के एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर जिस पर्सन ने लोन लिया है वो पर्सन लोन रिपे नहीं करता तो बैंक विल गो टू गारंटर एंड बैंक विल आस्क मनी फ्रॉम द गारंटर। तो अगर हम इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में कंपैरिजन करें तो हमको क्या समझ में आएगा कि इंडेमनिटी में सिर्फ दो पार्टी थी, दैट इज इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, वेर एज इन गारंटी देर आर थ्री पार्टीज, दैट इज प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में there was only one contract, indemnity contract, whereas in case of guarantee there are three sets of contract. The first contract between principal debtor and creditor जिसमें वो लोन का एग्रीमेंट होगा। सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी जिसमें श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के लिए गारंटी देने के लिए राज़ी हो रहा है। और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर जिसमें श्योरिटी क्रेडिटर को प्रॉमिस करता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो उसके बिहाफ में मैं पेमेंट करूँगा। अभी हम जानते हैं कि गारंटीज कितने टाइप की होती है। दो टाइप तो बहुत सिंपल है, इट्स ओरल गारंटी और रिटर्न गारंटी। ओरल मतलब जो हमने वर्बली दी गई है, और रिटर्न मतलब जो हम उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिटर्न फॉर्म में है। उसके अलावा भी देयर इज़ स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी इज़ अ गारंटी विच इज़ गिवन फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है वो गारंटी ओवर हो जाती है। लेकिन अंडर सेक्शन 129 वहाँ पर कंटिन्यूइंग गारंटी डिफाइन की गई है। कंटिन्यूइंग गारंटी जो होती है वो सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए होती है। तो जब तक वो सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होते तब तक वो गारंटी कंटिन्यू होगी, या फिर अगर उसके पहले हम रिवोक करते हैं तो वो डिसकंटिन्यू हो सकती है। तो ये गारंटी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है? फर्स्ट जैसे एग्जांपल लिया हमने कि लोन किसी ने लिया तो उसके लिए हम गारंटी दे सकते हैं, सो दैट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड थिंग इज़, अगर मान लो मुझे किसी शॉप से कोई माल क्रेडिट पर परचेस करना है तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, भाई मैं तो आपको जानता नहीं, आप नए हो तो मैं आपको माल कैसे दूँ।
तो हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन ये जो दूसरे मेरे फ्रेंड है इनको तो आप जानते हो, ये तो इसी एरिया में रहते हैं, ये तो नोन पर्सन है। तो शॉपकीपर बोलता है हाँ हाँ हाँ, मैं इन पर्सन को जानता हूँ, तो मैं इन पर्सन की गारंटी पे आपको ये माल दे सकता हूँ। अगर इन केस आपने मेरा पैसा इतनी दिनों में वापस नहीं किया, तो ये जो गारंटर है मैं इनसे पैसा लूँगा। और गारंटर भी उसके लिए हामी भरते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फॉर्म होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ जॉब, किसी न्यू पर्सन की गुड कंडक्ट के लिए या फिर किसी न्यू पर्सन के ऑनेस्टी के लिए भी गारंटी दी जा सकती है, ताकि वो कंपनी उसको हायर कर सके। तो अभी ये जो सिक्योरिटी है या गारंटर है जो इतनी रिस्क ले रहा है, तो उसकी कुछ तो लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटी क्या है? जो सिक्योरिटी की लाइबिलिटीज़ है वो सेक्शन 128, 146 और 147 में दी गई है, जो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सेक्शन 126 सेज द लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। उसका मतलब क्या होता है कि जो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है, सेम लायबिलिटी सिक्योरिटी की रहेगी इन केस प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए guarantees to B the payment of bill of exchange by C, an acceptor. The bill is dishonored by C. A is liable not only for the amount of bill but also for any interest और चार्जेस विच में हैव बिकम ड्यू ऑन इट। ए जो है वो गारंटर है, उसने बी को गारंटी दिया कि जो सी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है वो टाइम पर पेमेंट करेगा, और अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूँगा। इस केस में ए की लायबिलिटी इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द लायबिलिटीज़ ऑफ सी, मतलब उसको प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा, और उसके अलावा इफ़ इट रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट और एनी अदर चार्जेस, वो भी ए को एज अ गारंटर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट लायबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी इज सेक्शन 146। सो दिस सेक्शन सेज को सिक्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। इसका मतलब अगर मान लो कोई लोन लिया है जिसमें 3 लोग एज अ को सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, तो इस केस में इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो तीनों को सिक्योरिटीज विल बी इक्वली लायबल फॉर मेकिंग पेमेंट। सेक्शन 147 जो है वो भी सेक्शन 146 की जैसे ही बात करता है। द ओनली डिफरेंस इज इन केस ऑफ सेक्शन 147 को सिक्योरिटीज आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स। सो इवन इफ दे आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स, दे आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज देयर लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट। मतलब उन्होंने जो ऑब्लिगेशन लिमिट एग्री किया है उस लिमिट तक दे आर बाउंड टू पे इंडेमनिटी होल्डर इक्वली। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ए बी और सी ये को सिक्योरिटीज है फॉर इंडेमनिटी होल्डर डी। मतलब ए बी और सी ने गारंटी दी है डी को दैट इन केस ई मेक्स अ डिफॉल्ट ऑल 3 ऑफ देम विल पे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट लिमिट्स है उनके पेनल्टी की, कि ए का लिमिट है 10,000 का, बी का लिमिट है 20,000 का, सी का लिमिट है 40,000 का। अगर मान लो ई ने डिफ़ॉल्ट किया है 30,000 रुपये तक का, तो फिर ए बी और सी इक्वली लायबल हो गए, दैट इज़ हर एक को 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक सेक्शन 146। अभी लाइबिलिटी के बाद अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी डिस्चार्ज कब होगा। उसका मतलब जो सिक्योरिटी की लाइबिलिटी है व्हेन इट विल कम टू एन एंड, तो उसके लिए प्रोविजंस दी गई है। सबसे पहला टाइप है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब तोड़ना, ख़त्म करना। ग्राउंड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय रिवोकेशन आर गिवन इन सेक्शन 130, सेक्शन 131 एंड सेक्शन 62। सेक्शन 130 बोलता है इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी द लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रिवोक्ड बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर। मतलब अगर मेरी कंटिन्यूइंग गारंटी है तो उसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ कि भाई मैं क्रेडिटर को नोटिस दे दूंगा। तो उस केस में उस नोटिस डेट से आगे के जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे उसके लिए वो गारंटी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर पहले के नोटिस डेट के पहले के जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए सिक्योरिटी इज लायबल। सेक्शन 131 टॉक्स अबाउट डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय रिवोकेशन। सेक्शन 131 क्या बोलता है दैट द डेथ ऑफ द सिक्योरिटी ऑपरेट्स, that is works as the revocation of continuing guarantee for all future transactions। मतलब अगर continuing guarantee के पीरियड में अगर सिक्योरिटी का डेथ होता है तो his death will act as a discharge of his liability for all future transactions।
नॉट फॉर द अर्लियर ट्रांजैक्शंस। और थर्ड है सेक्शन 62, इट टॉक्स अबाउट रिवोकेशन बाय नोवेशन। नोवेशन मतलब नया एग्रीमेंट करना। तो अगर हम करंट एग्रीमेंट की जगह पे न्यू एग्रीमेंट कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सो करंट एग्रीमेंट की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हाउ लायबिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे हाउ सिक्योरिटी विल बी डिस्चार्ज बाय क्रेडिटर। मतलब यहाँ पर क्रेडिटर खुद ही सिक्योरिटी को डिस्चार्ज करता है। किस तरह से करता है? सेक्शन 133 talks about discharge of security by variance in terms of the contract. So here, if creditor and principal debtors varies the terms of the contract for which surety has given the guarantee, मतलब गारंटर के कंसेंट के बिना अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देते हैं तो इस केस में सिक्योरिटी बोलेगा कि नो, आई एम नॉट द पार्टी टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वेरी किया है विदाउट माई नॉलेज, so I will not be responsible. So he will be discharged from the existing contract of guarantee. हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ए बी की शॉप में जाता है और कुछ सामान खरीदना चाहता है, लेकिन बी बोलता है कि भाई साहब आपका क्रेडिट स्टैंडिंग नहीं है, आप कोई गारंटर लाओ। तो वहाँ पर ए सी को लाता है और सी बोलता है कि ओके, आप ए को 5,000 रुपीज़ तक का गुड्स या माल हर महीने दे सकते हो, उतने तक की गारंटी मैं लेता हूँ। तो बी जो है वो ए को 5,000 का माल देता है। जब नेक्स्ट मंथ में ए और बी एग्री करते हैं कि अभी हमें 5,000 के जगह पे मैं आपको 10,000 का माल दूंगा विदाउट द कंसेंट ऑफ सी। तो जब उस महीने में ए डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने के लिए और बी जाता है सी के पास कि भाई आपके जो भाई साहब है ए, उन्होंने मेरा 10,000 रुपीज़ का पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया है, तो आप मुझे 10,000 रुपीज़ दो। तो सी क्या बोलेगा? नहीं, मेरा गारंटी 5,000 रुपीज़ तक का था, आपने मुझे बिना बताए आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरी कर दिए, आपने उसको 10,000 का माल दिया जो मुझे पता नहीं है, तो मेरा लायबिलिटी यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम माई लायबिलिटी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ 10,000। तो यहाँ पर किसके एक्शन की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बी, that is because of action of creditor. So next section is section 134. It says the surety is discharged by any contract between creditor and principal debtor by which principal debtor is released, or by any act or omission of creditor the legal consequence of which is discharge of principal debtor. मतलब अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर रिलीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी भी रिलीज़ होगा, या फिर क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है या फिर कोई ऐसी ओमिशन करता है जिसका इफ़ेक्ट प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज करना होता है तो भी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जिसमें सिक्योरिटी डिस्चार्ज होता है बिकॉज ऑफ बाय क्रेडिटर इज सेक्शन 135। तो इस सेक्शन में क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट वजह से क्रेडिटर कंपोजिशन के लिए एग्री होता है या फिर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को टाइम देने के लिए एग्री होता है या फिर वो एग्री करता है कि मैं प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करूँगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी के नॉलेज के बिना होते हैं, तो उस केस में सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 139 वेयर the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety or with the agreed terms. अभी एक थोड़ा फिल्मी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि अमर ने एंथनी की कंपनी में अकबर को एज अ कैशियर जॉब पे लगाया। तो अमर ने अकबर के लिए एंथनी को गारंटी दी कि भाई ये अकबर जो है बहुत परफेक्ट बंदा है, आप इसको ले लो, लेकिन एक कंडीशन भी रखा कि आप इसको ले लो, मैं इस बंदे की अकबर की गारंटी लेता हूँ, लेकिन आपने हर महीने अकबर के साथ बैठ के कैश का रिकन्सिलेशन करना चाहिए, ये एक कंडीशन है। तो एंथनी ने हाँ बोला, उसको जॉब पर ले लिया, लेकिन जो कंडीशन था कि वो हर महीने अकबर के साथ बैठ के कैश का रिकन्सिलेशन करेगा, वो कंडीशन उसने फुलफ़िल नहीं की और कुछ महीनों बाद अकबर ने वहाँ पे कैश का गड़बड़ किया, उसने कैश चुराया।
तो अभी एंथनी अमर को लायबल नहीं पकड़ सकता। अमर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप बिकॉज एंथनी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका था, जो ड्यूटी उसका था, वो उसने कंप्लाई नहीं किया। इसकी वजह से अमर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द श्योरिटीशिप। सो हमने अब तक डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के दो मोड्स देखे। द फर्स्ट मोड वॉज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन which was given in section 130, 131 and 62. Then second mode was discharge of surety by creditor which was given in section 133, 134, 135 and 139. Now the third mode of discharge of surety, that is by invalidation. As per section 142, if the guarantee is obtained by misrepresentation, तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाती है, श्योरिटी विल बी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 143, इफ गारंटी इज ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। अगर मान लो हम कोई फैक्ट छुपा रहे हैं, फैक्ट छुपाकर अगर हम गारंटी ले रहे हैं, ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप ऑटोमेटिकली। एंड थर्ड सेक्शन इज सेक्शन 144, अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट until another person has joined in as a co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join. कि क्रेडिटर ने तब तक माल नहीं देना चाहिए या लोन नहीं देना चाहिए जब तक कोई को-सिक्योरिटी ज्वाइन नहीं होता। तो अगर को-सिक्योरिटी ज्वाइन होने के पहले क्रेडिटर ने डेटर को माल दिया है या लोन दिया है, श्योरिटी उस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि श्योरिटी ने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं होता है तब तक ये गारंटी वैलिड नहीं होगा। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको इंडेमनिटी और गारंटी के कंसेप्ट समझ में थोड़ी आसानी हुई होगी। थैंक्स फॉर लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।